हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीजें इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं, बेसिक चीजें जैसे कि सबस्ट्रेट यहाँ पर यूज होते हैं, और नॉर्मली जो सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। या फिर आपने कहा प्रोटीन और फैट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर सबस्ट्रेट फैट और कार्बोहाइड्रेट्स आर। इसी प्रकार से हमने कुछ यहाँ पे बात की है सबस्ट्रेट के बारे में। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था, डू प्लांट्स ब्रीथ। हमने कहा ब्रीथ अगर पूछा है तो हम कहेंगे नहीं, ब्रीथ तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके बदले रेस्पिरेशन तो करते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही समझा था कि देखिए ब्रीथ तो नहीं होगा। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना एक क्या रिदमिक प्रोसेस है। यहाँ का इस प्रकार की प्रोसेस तो नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन होता है। और ब्रीथिंग की जगह यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, क्लियर है। तो द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथ एंड गैसेस एक्सचेंज, गैस विनिमय, और यहाँ पे जो ब्रीथ है उसमें क्या है, यहाँ पे परिवर्तन, उसमें क्या है, यहाँ पे अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमने बात की है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, ठीक है। इसी प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात की है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सी चीजें समझी थी किसके बारे में, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में। जैसे हमने कहा हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, उसमें कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, जैसे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होगा, सेल्स में होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन दो पार्ट में यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट साइटोप्लाज्म में, हमने कहा ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, कंप्लीट होगा। कैसे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, एटीपी यहाँ पे खर्च होती है और यहाँ पे एनएडीपी खर्च होती है, ठीक है। एनएडीएच यहाँ पे क्या होते हैं, खर्च होता है, क्लियर है। चलिए अब कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं। जैसे कि हमने कहा एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास एक सेल आती है, एक सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर ये क्या है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट में हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, थैलाकॉइड होगा। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी पहले। ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि दो चीज़ों के बारे में हमने बात की है, कौन कौन सी। हमने कहा यहाँ पर होगी लाइट रिएक्शन, यहाँ पे थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन आपने पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। इसके रिजल्ट क्या बना है, यहाँ पे ग्लूकोज बना है, यहाँ पर बना है। इसकी बात हमने फोटो। अब हमारे पास ये है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनेली आती है प्रकार से, क्या कहेंगे इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हुआ क्या, हमने जब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किसमें हुआ, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ये प्रोसेस थी यहाँ पर किसकी, फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। हमने कहा आगे क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्चुअली में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ, या क्या कहेंगे, ग्लूकोज का टूटना। यही तो हम कहेंगे, ग्लूकोज का टूटना ही कहेंगे हम, ठीक है। हमने कहा ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज से टूटने से एनर्जी मिलेगी। जैसे कि हम सिंपल क्या लिखते थे, हमने कहा कोई एक सेल है, अभी तक हमने हमेशा क्या पढ़ा है, एक सेल है, सेल में ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन
करके क्या बनाती है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, कंपनी का प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती है, उससे डायरेक्टली एनर्जी यहाँ पर नहीं बनेगी, बल्कि 2 स्टेप में बनेगी। कौन से स्टेप में? पहले ग्लूकोज कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। जो एरिया है ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये वाला एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म है। आपने क्लास सेल के कंपोजिशन कहिए या फिर आपने कहा सेल का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा है, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ग्लूकोज चला जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होगी, यहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज गया, यहाँ पे क्या चलेगी, ग्लाइकोलिसिस चलेगी, जो हमें पढ़नी है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, पहला पार्ट है यहाँ पे रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर कितने स्टेप हमने बोले थे, हमने कितने स्टेप की यहाँ पे बात की थी। ग्लाइकोलिसिस जब चलती है तो इससे क्या बनेगा, पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट बनता है। और कितने स्टेप यहाँ पे होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप में यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल के से 2 आपके पास क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, यानी कि 2 पाइरूवेट। वेट क्या होता है, एक पाइरूवेट में 3 कार्बन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 पाइरूवेट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपने कहा ग्लूकोज जो है, यहाँ ग्लाइको लिख लेती हूँ इसे, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमने कहा ये कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं 10 स्टेप, जो कि आप यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस है जिसमें आप 10 स्टेप पढ़ते हैं। लास्ट में पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ है और पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन। ये कहाँ की बात है, साइटोप्लाज्म की बातें क्लियर है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, अभी तक आपको नहीं बोला, क्या पढ़ा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 38 एटीपी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा आगे जाके क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा अगर हमें एटीपी ही बनानी है, हमने कहा कि जो एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें एटीपी ही बनाना है। अगर हमें एटीपी ही बनानी है तो इतनी प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी तो एटीपी बन रही थी। जब आपने फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट देखा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वहां पे क्या था, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। हमने कहा वहां पे जो एटीपी बन रही है या वहां पे जो एटीपी यूज हो रही है और यहाँ पे जो एटीपी बनेंगी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे 38 एटीपी बन रही है, ठीक है, जबकि वहां पे क्या है, बहुत कम एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। एक और चीज ध्यान रखिए, जितना ग्लूकोज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में बना हुआ है, सारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्टोर किस फॉर्म में होता है, आपने कहा रूट में स्टोर हो सकता है, स्टेम में स्टोर हो सकता है, आपने कहा सीड में स्टोर हो सकता है। जैसे कि रूट में स्टोर होता है तो आप क्या कहते हैं, वो आप खाते हैं, एक्चुअली में वहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पे क्या हो रखा है, स्टोर हुआ है। ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बोले कि रूट रूट में आप क्या खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं आप यहाँ पे। और अगर हम स्टेम की बात करें कि जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, जैसे आलू खाते हैं। अगर हमने कहा लीफ में स्टोर हो जाते हैं तो आप प्याज खाते हैं। अगर हमने कहा सीड में स्टोर हो जाता है तो आप क्या खाते हैं। तो इस प्रकार से आपने कहा कि सारा ग्लूकोज यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ स्टोर हो जाता है, कुछ साइटोप्लाज्म में जाता है। क्योंकि कुछ ग्लूकोज से तो प्लांट क्या करेगा, अपने लिए एनर्जी बनाएगा, और कुछ ग्लूकोज को वो क्या करेगा, स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा, जिसे आप और हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है इतना। अब जब पायरुवेट बना है तो क्या होगा, ये पहली साइकिल है। ठीक है, ये जो है ये तो पहली साइकिल है इस प्रकार से। अब चलेगी यहाँ से दूसरी साइकिल, पायरुवेट जाएगा अब माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बनेगी क्या, एटीपी, बहुत सारी एटीपी का यहाँ। तो इस बात से हम क्या समझे, हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन है यहाँ पर, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वहाँ पे, वो 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। एक तो पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पर आप इसे क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल। ठीक है, यहाँ पर आप किसी क्या कहेंगे, क्रैब साइकिल कहेंगे।
क्लियर है इतना? ठीक है। अब हमें दोनों चीजें पढ़नी है। ग्लाइकोलिसिस जैसे आपने अभी देखा होगा तो आपको थोड़ा टफ लगता है, लेकिन नाम आपको सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, बाकी टफ नहीं। क्लियर है? अब इसमें कुछ चीजें आपके पास आती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रकार से यहाँ पे वो अब आपके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो कैसे, क्योंकि वो आपने कहा कि ये तो श्वसन की प्रक्रिया चलेगी, तो कैसे चलेगी? हमने कहा उसमें ये वाली प्रोसेस चलेगी नहीं, उसमें क्रैब साइकिल चलेगी नहीं, उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तक चलेगा। और उसी से क्या होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ एटीपी बन रही है, ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ एटीपी बनी है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन कब होगा, जब यहाँ पर आपने कहा क्रैब साइकिल चलेगी। तो जो यहाँ पर जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं उनमें क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है इतना? अब हमें पढ़ना है क्या, इतना हमें पता चल गया कि पहले हमें पढ़ना ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है, आपने कहा कार्बन का जो पार्शियल क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, देखिए स्लो प्रोसेस है, तभी तो आप पूरी 10 यहाँ पे स्टेप पढ़ रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि अगर हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं, आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में तो देखिए होता क्या है, क्रैब साइकिल में क्या बनेगी, CO2 बनती है, वो कहाँ यूज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में जाती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है उसका यूज कहाँ पर हो जाता है, ध्यान रखिए क्रैब साइकिल के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक फिनोमेना आपने सुना होगा, हमारे घर में बड़े कहते हैं रात को पेड़ के नीचे, का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि रात में क्या होता है, अभी तो देखो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। अब ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, लेकिन पेड़ तो खुद ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ऑक्सीजन यही कंज्यूम करेंगे, कुछ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, एटमोसफेयर में रिलीज हो जाएगी, और कुछ अब रात के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होगी, इट मीन्स कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या होगी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगी बाहर, और एटमोसफेयर से जो ऑक्सीजन है उसे इनटेक किया जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि आप अगर रात में किसी पेड़ के नीचे सोते हैं, आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में सो रहे हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है या होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, इसमें हमने कहा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एक सेल्स ऐसी हैं जो हेटेरोट्रॉप, आप क्या बोलेंगे? आपने कहा कि हेटेरोट्रॉप कौन सी होगी, वो सेल जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं, पूरा प्लांट तो क्या है ऑटोट्रॉप है, पूरा जो प्लांट है उसे हम सपोशी कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि प्लांट में भी कुछ ऐसी सेल हैं जो कैसी हैं, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक सेल पाई जाती है, परपोषी कोशिका पाई जाती है, तो जो रूट है वो क्या होगी, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक होगी। होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, रूट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ये अपना जो फूड है वो कहाँ से लेगा, आपने कहा लीफ इसे क्या करेगी, फूड को प्रोवाइड करेगी। और ये क्या है, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन में सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। वायवीय अवायवीय श्वसन, इसे हमने कहा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पढ़ा था हम। ठीक है, हमने कहा अगर वायवीय श्वसन है तो वायवीय श्वसन में आप ग्लाइकोलिसिस भी देखेंगे, और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, क्रैब साइकिल भी देखेंगे, हम देखेंगे। अवायवीय श्वसन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस ही देखेंगे। ठीक है, पहली चीज कि ऑक्सीजन की एब्सेंस। दूसरी चीज हमने कहा अवायवीय श्वसन भी दो प्रकार से होता है अकॉर्डिंग टू। एक्चुअली में होता क्या है
ये जो फर्मेंटेशन है वो दो प्रकार से होता है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम ईस्ट में, और अगर हैवी एक्सरसाइज की तो हमने कहा जो ह्यूमंस में, ईस्ट में जो प्रोडक्ट बना आपने कहा ये फर्मेंटेशन, अवायवीय श्वसन को हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं। हमने कहा एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है, और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने कहा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। वायवीय श्वसन आप जानते हैं कहाँ पर हो रहा है, आपने साइटोप्लाज्म में और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है प्लांट ब्रीथ, बात कर majority of the time when they conduct a gaseous exchange during photosynthesis, since oxygen is released during the photosynthesis together with energy is not it is the not it is not required to come from the outside world। आपको यही बोला गया है फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन होगी वो क्रैप साइकिल में यूज, क्रैप साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस यूज हो जाएगी। The synthesis of biomolecules and other biological processes can make use of 50% of total energy generated during the respiration. One can use the carbon created during a respiration as the precursor to aid in the creation of other chemicals found in the हमने बात कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग अ सेलुलर रेस्पिरेशन देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक, आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब हमने कहा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का, सॉल्ट रेस्पिरेशन इंक्रीज व्हेन द प्लांट एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, सॉल्ट रेस्पिरेशन इंक्रीज व्हेन प्लांट एग्जिबिट एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जब यहाँ पे शो करता है। The process of a ripening fruit is known as a climatic respiration। climatic respiration किसे कहते हैं, जो पकना। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने यही कहा था कि जो यहाँ पर ग्लूकोज है वो टूट करके एटीपी बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन फोटो कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या बोला था, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा था, प्रोडक्ट के बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। रेस्पिरेशन में हमने क्या कहा कि ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों हैं, क्योंकि ये कैटाबॉलिक भी है इसीलिए हमने कहा ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी। अब हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, यहाँ पर क्या एक तो एटीपी बनेगा, रेस्पिरेशन एनएडीएच बनेगा। हमने कहा एनएडीएच फिर बाद में जा करके इससे क्या बनेगा, एटीपी बनती है और इससे एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। एटीपी होगा और इससे हीट आप कह सकते हैं, वहाँ पे एनर्जी तो एटीपी की में हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होगी, हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हीट भी यहाँ पे रिलीज हो रही है तो आपने कहा कि ये क्या होगी, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, तो क्या बोला गया है, इट इज द प्रोसेस बाय carbon dioxide and water are created when a raw materials include oxygen are used। the equation is so below। ये आपको पिछली इक्वेशन की बात की गई है एरोबिक रेस्पिरेशन में। it happens in the cells mitochondria when energy or about a 2870 kg is released। यहाँ पर किलो जूल में आपको क्या दिखा रही है, एनर्जी। there are two primary phases of aerobic respiration, the citric acid cycle and a glycolysis। इसे हम क्रैप साइकिल ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर आपको बता रहे थे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं एटीपी का फॉर्मेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को आपको एक साइक्लिक वे में दिखा रखा है, जिसमें आपने बोला कि इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है
और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसी को हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा था। जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि एटीपी कितने तरीके से जनरेट हो सकते हैं। आपने कहा था एक तो फोटो फॉस्फोराइलेशन है, एक डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मेशन, एक होता है यहाँ पर फोटो फॉस्फोराइलेशन जो फोटो आपने पढ़ी है, एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन से और एटीपी का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन। इस साइकिल को आप तब समझेंगे जब आप पूरे पार्ट से पढ़ेंगे, जैसे पहले आप पढ़ेंगे देन आप सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, दोनों जगह पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन एसिड साइकिल में क्या होती है, ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन। क्लियर है इतना, आगे बढ़ें। इससे पहले थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की ध्यान दीजिए, इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो हैं टॉपिक अपने बेसिक तैयार किया। उसके बाद आता है आपका ग्लाइकोलिसिस, और ध्यान से आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। कई बार आपसे पूछ जाती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती, या उसके स्टेप्स में से बीच से एमसीक्यू में आपके पास आ सकते हैं, यहाँ पे कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। जैसे हमने बोला ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होंगे। ठीक है, 10 स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेप से क्या बना है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, कहाँ पर एटीपी यूज हुई है और कहाँ पर एटीपी जनरेट हुई या बनी है। ये आपको ध्यान रखें। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, इनिशियल स्टेज है रेस्पिरेशन का। कौन से रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का। ध्यान रखिए आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, दोनों में, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, दोनों में क्या है, इनिशियल स्टेज क्या होगी, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो। क्लियर है। It involves a sequence of enzymes catalyzed events that result in a creation of a pyruvic acid, then the glucose oxidize। आपने कहा यहाँ क्या होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या बनता है, यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ये एक सीक्वेंस वाइज क्या है, प्रोसेस। Because of the names of the biologist who found it, Gustav Amden, Otto Maroff and J. Perrins, it is often referred to as the EMP pathway। तो हमने कहा कि क्योंकि अलग अलग जो साइंटिस्ट ने इसे क्या किया था, यहाँ पर डिस्कवर किया था इस साइकिल को, तो इसे हम इन्हीं के नाम से याद रखते हैं, जैसे कि ई एम आया यहाँ से और पी आया, तो ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ईएमपी पाथवे कहा गया है साइंटिस्ट। अब यहाँ पर आपकी बुक में क्या दी गई, ग्लाइकोलिसिस से पहले आज आपको यहाँ पे नाम पढ़ना सीख, क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या कितने स्टेप होते हैं। 10 स्टेप है टोटल। ध्यान देखिए यहाँ पर 5 स्टेप से पहले एटीपी यहाँ पर क्या होती है, यूज होती है। 5 स्टेप के बाद एटीपी यहाँ पर क्या होती है, बनती है। जो पहला स्टेप तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यानी कि ये पूरा एक स्टेप है। ठीक है, अब हमने कहा जो 5 स्टेप होंगे वहां तक क्या बनेगी, एटीपी का यूज होता है। तो एक एक करके देखें, यहाँ पे रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस आपने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है वहां पे। तो अभी कुछ देर पहले हमने क्या देखा था, ये क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पर ग्लूकोज बनी है, ये साइटोप्लाज्म है। प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाती है और यहीं से ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, जो आरंभ है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ पे आया है, साइटोप्लाज्म में आया है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज में जब साइटोप्लाज्म में आ गया है, इतनी बात हम समझ रहे हैं, ये मैं हटा देती हूँ। ग्लूकोज में जब एक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, ग्लूकोज में क्या हो जाता है, एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। फॉस्फेट ऐड कहाँ से होगा, आपने किसे यूज करेंगे, क्योंकि एटीपी में क्या है, 3 फॉस्फेट है। क्या फुल फॉर्म है एटीपी की, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 फॉस्फेट है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉस्फेट को यूज कर लेंगे और ग्लूकोज के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
अब हमने कहा कि ग्लूकोज से क्या बन चुका है, तो 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम भी यूज। अब हमने कहा तो 6 फॉस्फेट जो है ये भी 6 कार्बन का, अच्छा ध्यान रखिए कार्बन नंबर आप, ठीक है, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हमने क्या किया है, ग्लूकोज से हमने फ्रक्टोज बना दिया है। ठीक है, ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया, फ्रक्टोज बना दिया है। क्लियर है। अब दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों में सेम कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने कहा हमने क्या किया है, ग्लूकोज से सिंपली फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर दिया है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अब हम क्या कह रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हम कह रहे हैं। ठीक है, भी यहाँ पे यूज नहीं हुई। ठीक है, हो गया है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने फिर से यहाँ पर एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया, किसमें, फ्रक्टोज में हमने एक और जो फॉस्फेट है वो ऐड कर दिया। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और जब हमने एक और फॉस्फेट यहाँ पे यूज किया है तो हमने कहा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, का मतलब होता है 2। ठीक है, हमने कहा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यहाँ पर है, ये भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल का भी है। ये प्रोसेस कहाँ चल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है वो यहाँ पे 2 शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, शुगर के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो क्या बनाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को बनाएगा। तो ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पहला ट्रायो शुगर, ये भी ट्रायो शुगर है और ये भी ट्रायो शुगर है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन डिफरेंस होता क्या है यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आता है, कीटोन आ जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन, हमने यही तो कहा था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो पाया जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो यहाँ पर जो ट्रायो शुगर है उसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम है इसका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसका नाम है। क्या है, एल्डिहाइड है। इस प्रकार की शुगर में क्या है, हमने कहा कीटोन है। तो इसका क्या नाम होगा, यहाँ पे हमने कहा जो एसीटोन, एसीटोन से आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसमें कीटोन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन से एल्डिहाइड यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। ये साइन आपको दिखा रहा है। प्रोसेस यहाँ पर आगे इस प्रकार से बढ़ती है, क्योंकि ये जो है आपने कहा कीटोन जो है वो एल्डिहाइड में क्या हो सकता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है यहाँ पर, अब इससे क्या होगा, NAD से NADH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से पहले क्या हो रही थी, ATP यूज हो रही थी, यहाँ पे भी क्या हुई, ATP यूज हुई। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था जो कि 3 कार्बन का है, इससे क्या बना है, आपने कहा ट्रायोस फॉस्फेट बना है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या है, 3 कार्बन का। तो 2 इन 2 का मतलब क्या, हर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, आपने कहा ये भी तो एल्डिहाइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो हर स्टेप में, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे बात की 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। आपने कहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जिससे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। और एक और स्टेप यहाँ पर आता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरेट से क्या बनता है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट से क्या बनता है, यहाँ पे पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन। यहाँ पे भी क्या है, ATP बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बन रही है, ATP बन रही है। यहाँ पर क्या है, NADH बन रहा है। NADH से आगे जाके ATP का ही फॉर्मेशन, क्या बोला, NADH से आगे जा करके ATP का ही फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको अभी साइकिल समझ नहीं है, अभी सिर्फ आपको करना क्या है, आपको स्टेप्स देखने हैं और पढ़ना है कि कहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स नहीं इंक्लूड है, ATP कितनी यूज हुई है और कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ है अभी ये भी हमें नहीं पता है। एक बार आपको सिंपली पढ़ना है कि स्टेप क्या है और कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें यहाँ पर बन रही हैं। एक बार आप लोग साइकिल, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ साइकिल को पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइकिल
समझेंगे यहाँ पर कि किस स्टेप में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और क्या यहाँ पे हुआ। हम देखेंगे कि क्या चेंज आया यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जब ATP से ATP का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या चेंज यहाँ पर आए हैं, तो हमें यहाँ पर इसी प्रोसेस को अभी समझना है। हमने क्या किया, सिर्फ रीड किया है साइकिल को। आप क्या करेंगे, घर से साइकिल को नोट करके लेके आएंगे। स्टेप आपको अगर ध्यान रहेंगे कि क्या चीज़ें बन रही तो समझ। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।